हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ा किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अगला है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में देखा जाए कि नाम से ही स्पष्ट है, राजनीतिक मतलब राज्य के बारे में, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला है थीमेटिक मानचित्र। इसे क्वेश्चन पूछता है, सीटेट हो जाए या फिर बीपीएससी हो जाए, बीपीएससी टीआरई 4, इस सभी में क्वेश्चन पूछता है कि राज किस में आएगा, मतलब कि ऑप्शन दे देता है उदाहरण वाला और पूछ देता है थीमेटिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है, इस तरह से क्वेश्चन। इसलिए हम चाहते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ने के लिए, इसलिए हम एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन बुक पढ़ना है। इसको एक बार में समझ में ना आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए। वीडियो को ज़रूर बार बार सुनिए, ज़रूर याद होगा और इससे क्वेश्चन बनता है। हर एग्ज़ाम में देखिए, हर जगह पे देखिए, हर जगह क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मुझे मन में आया कि हम लाइन बाय लाइन प्रत्येक बुक के क्लास 6 से ले करके वीडियो बाय वीडियो करके पढ़ जाए। ये वीडियो अपलोड कर दें ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, मतलब इससे देखें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ अब इसमें कमी रहा है, उसको सुधार करें, इस तरह का। चलें अब आगे फिर से पढ़ते हैं कि थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ या प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा गया है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। ये हमेशा पूछता है सीटेट में कि मानचित्र के कितने घटक हैं, कौन कौन है। तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कहाँ से कौन सा लाइन का क्वेश्चन बना देगा नहीं पता। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है
ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तब भी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। आपको रेखाचित्र का पैमाना होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे देखा जाए कि जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप हो गया, देश हो गया, अगर कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि बड़ा क्षेत्रफल है, महाद्वीप, देश, और हमको छोटा सा कागज़ पर दिखाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, मानचित्र में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि छोटा सा कागज़ तो उससे 5 सेंटीमीटर लिए हैं, लेकिन स्थल के लिए वो क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को दर्शाता है। मान लिया जाए कि एक छोटा कागज़ है, इस छोटा सा कागज़ पे हमको दर्शाना है देश के बारे में। अब देश के बारे में तो देश तो बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा सा चीज़ को इतना छोटा सा चीज़ में समझाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा को अगर हम 500 किलोमीटर, तो यहाँ हम 5 किलोमीटर माने 5 सेंटीमीटर समझ जाएंगे। अगर हम 5 सेंटीमीटर लिखें तो यहाँ समझ जाए कि हम 500 किलोमीटर के बारे में दर्शा देंगे। ठीक, अगला, तो इसको क्या कहेंगे, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे आपको गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, जब छोटा सा कोई गांव है या शहर है तब हमको कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे क्या करें कि स्थल पर अगर 500 मीटर है तो दूरी को मानचित्र पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। वहाँ 500 किलोमीटर था तब 5 सेंटीमीटर मान लेंगे, लेकिन हम 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर मान लेंगे। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे इस तरह का दिया हुआ है, जैसे खेल का मैदान कैसे दिखता है, तो हरा भरा, पेड़ का सिंबल इस तरह से है, सामुदायिक केंद्र का सिंबल इस तरह से है, दुकानें, कुआं, ये सब सिंबल दिया हुआ है। ये विद्यालय, विकास का घर, शिला का घर, करीम का घर, ये फल उद्यान, इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है। अगर इसमें ना समझ में आ रहा है तो फिर बुक में देखेंगे एक बार 2 बार तो पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में कैसे दिया हुआ है। और ऐसे तो हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम वीडियो भी बना रहे हैं ताकि लोग को समझ में आए, पढ़ें लाइन बाय लाइन, इसको समझें, अच्छा से पढ़ें। तब हमको देखना है अब दिशा के बारे में देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे बताता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है, या तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। चलिए ठीक है। अब है कि जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। जैसे कि देखिए ये है ना, ये जो है ऐसे, तो ई हो गया उत्तर, ई हो गया दक्षिण, यहाँ से ऐसे ई हो गया पूरब, ई हो गया पश्चिम।
ये प्रधान रूप से मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं। यहाँ लिखा ना कि चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया। वे प्रधान दिक्ट बिंदु कहे जाते हैं। पूछता है कभी कभी कि प्रधान दिक्ट बिंदु में कौन कौन आएगा, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब आगे है कि इसमें दिशा का ज्ञान होना होगा, तभी पता चलेगा कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा क्या है और दुकान से विद्यालय की दिशा क्या है। ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है यहाँ से कि सामुदायिक केंद्र से विकास का घर और शिला का घर किधर है और विद्यालय किधर है, खेल का मैदान किधर है, फलोद्यान किधर है, इस तरह से इसमें पूछ रहा है। तो वही बात है। अब आगे देखना है कि हम दिक्ट सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। उसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है। यहाँ पे आंसर आता है उत्तर दक्षिण दिशा में। यही कहते हैं कि हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं पता। दूरी, दिशा, प्रतीक। तीसरा पहचाने क्या, प्रतीक। अब इसके बारे में जानेंगे। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक क्या है, प्रतीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, फूलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ भी प्रतीक चिन्ह कुछ दिया हुआ है, जैसे रेलवे लाइन, तो बड़ी लाइन ऐसा दिखाएगा, मीटर लाइन ऐसा दिखाएगा, रेलवे स्टेशन ऐसा दिखाएगा, सड़कें ऐसा दिखाएगा, सड़क में है कि पक्की सड़क ऐसा दिखाएगा और कच्ची सड़क डॉट डॉट दिखाएगा। सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसा दिखाएगा, राज्य ऐसा दिखाएगा, जिला ऐसा दिखाएगा, नदी ऐसा दिखाएगा, कुआं ऐसा दिखाएगा, तालाब ऐसा और नहर इस तरह का और पुल इस तरह का। कभी कभी सिंबल दे करके पूछ लेता है। मान लीजिए सिंबल दिया हुआ है, लिखेगा कि किसका प्रतीक है, ये सिंबल देगा, लिखेगा किसका प्रतीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कब कैसा क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए पोस्ट ऑफिस तो ऐसे लिखते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ PTO ऑफिस, पुलिस स्टेशन PS लिखते हैं, बस्ती कब्रिस्तान बस्ती ऐसा, कब्रिस्तान ऐसा, पेड़ या घास पेड़ ऐसा, घास ऐसा, इस तरह से सिंबल। अब आगे में क्या पढ़ना है कि जो यहाँ पर था, चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती, सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक जैसे चित्र 4.3 में दर्शाया गया है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतें, पीला रंग पठार, हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसको फिर से हम पढ़ रहे हैं
कि कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नीला रंग कहेगा, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, मतलब जलाशय के लिए कैसा रंग, नीला रंग। भूरा रंग से पर्वत का, पीला रंग से पठार का, हरा रंग से मैदान को दर्शाया गया है। ये 3-4 पॉइंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कब कखनी पूछेगा नहीं मालूम। अब है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है, पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तो इससे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब है खाका। खाका किसको कहते हैं? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, मान लीजिए कि छोटा क्षेत्र है, इसको बहुत बड़ा पैमाना पर, इतना बड़ा पैमाना है, इस पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले रेखा मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। अब ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर सब एक वीडियो में करके एक जगह डालेंगे। तो ये आज का वीडियो समाप्त हुआ, आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो को जितना आगे से आगे बढ़ाएं।